हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको सेल की पूरी लाइफ स्कैन की कहानी, मतलब एक सेल अपनी ज़िंदगी में किन हालातों से गुजरती है, वो सारा वाक़या बयां कर देने वाला ये चैप्टर है। सेल के अंदर कौन से इवेंट होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं, सेल ग्रो कैसे करती है, फिर अल्टीमेटली सेल डिवाइड कैसे करती है और उनसे सेल नए सेल्स कैसे फॉर्मेशन होता है। मतलब कि एक छोटा सा जाइगोट मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स किस तरह से फॉर्म कर सकता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, एक सिंपल ओवरव्यू हम ले चुके थे। और उसमें मैंने बताया था कि सेल साइकिल एक बड़ा इवेंट है। मतलब सेल अपनी लाइफ के दौरान जिन इवेंट से गुजरती है उन सारे इवेंट्स के सम को हमने सेल साइकिल कहा था। तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनका सम करने पर हमें सेल साइकिल मिल रही है, तो उसमें से एक इवेंट हमने बात की थी इंटरफेज। इंटरफेज का हमने एक स्लाइड ओवरव्यू लिया था, ब्रीफ में हमने वहाँ पे बात की थी कि एक्चुअली इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज होती है। और साथ में ये भी कहा था कि इंटरफेज इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजन्स, मतलब दो डिवीजन का फेज, दो डिवीजन के बीच में का फेज। मतलब अभी मान लो यहाँ पे सेल है, ये सेल ने डिवाइड किया, अब ये सेल आगे जब डिवाइड करेगी ना, तो ये जो गैप है, मतलब ये सेल से अल्टीमेटली आगे दो सेल बनेंगी, ये दो सेल बनने के बीच जो समय लगा, वो समय में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए। वो प्रिपरेटरी फेज को ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। लेकिन ये प्रिपरेटरी फेज किस सेंस में है, और इंटरफेज को कई अलग अलग नाम है। जैसे हमने पहली बात कह सकते हैं इंटरफेज दो डिवीजन फेज के बीच में का फेज इंटरफेज, दूसरा प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए इसलिए प्रिपरेटरी फेज, और तीसरा इसका नाम है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज इन द सेंस, मतलब किस सेंस में से रेस्टिंग फेज का गया कि इंटरफेस के दौरान सेल सिर्फ प्रिपेयर कर रही है, डिवीजन वाइज कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही है। डिवीजन के सेंस में देखें तो यह रेस्ट पर है, इसलिए इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज डिवीजन फेज। इन दिस फेज सेल परफॉर्म्स इट नॉर्मल फंक्शंस। अभी न्यूरॉन है तो वो इम्पल्स कंडक्ट कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कहोगे कि वो सेल साइकिल के किस फेज में है? तो ऑब्वियसली आप वो कहोगे कि न्यूरॉन जब अपनी नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल फिजियोलॉजी जब शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंटरफेज के अंदर है। इस चीज़ से हमने ये सीखा कि कोई भी सेल अगर डिवाइड नहीं कर रही है और जिस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया है वो फंक्शन अगर परफॉर्म कर रही है, तो वो सेल सेल साइकिल की इंटरफेज नामक फेज के अंदर मौजूद होती है। वैसे तो इंटरफेज में कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, सेल टू सेल टाइप वेरी करते हैं। लेकिन जो डिवीजन वाइज इंटरफेज में क्या चीज़ें होती हैं, क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो तीन हैं यहाँ पे। रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर प्रोटीन्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की है रेप्लिकेशन। आप कहोगे जब जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास है, जो सफिशिएंट है, जिसके पास डेटा है, तो दो डुप्लीकेशन करने का या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करने की ज़रूरत क्यों है? तो उसका आंसर सिंपल है। अब ये सेल से अल्टीमेटली ग्रो होने के बाद दो सेल बनने जा रहे हैं। दो सेल बनने पर इसका जो डेटा है इन हर एक इंडिविजुअल सेल के पास होना चाहिए। मान लो इसके पास 2 रुपीज़ अगर हैं, तो इसके पास भी 2 रुपीज़ एंड इसके पास भी 2 रुपीज़ होने चाहिए। मतलब ग्रोथ फेज़ के अंदर इसको 2 रुपीज़ से 4 रुपीज़ करने पड़ेंगे, तब जाकर 2-2 रुपीज़ में ये आगे फर्दर डिवाइड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझनी ज़रूरी हैं। और क्रोमोजोम मटेरियल या फिर डीएनए जो डबल होता है, उसको बाद में दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, मतलब मान लो ये क्रोमोजोम ऐसे बना डबल है, तो इसको सेपरेट करना और इसको सेपरेट करना, ये जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे उसको बनाने के लिए सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलरली एनिमल सेल्स के अंदर। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एनिमल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सेंट्रियोल का प्रेजेंस, और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स में सेंट्रियोल रिक्वायर नहीं होते स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। और तीसरी चीज़ होती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, वेरियस एंजाइम्स, प्रोटीन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। सेल डिवीजन होना एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हमें बनाने पड़ेंगे, कुछ प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, कुछ एंजाइम्स हमें वहाँ पर सिंथेसिस करने पड़ेंगे, और आरएनए बनाएंगे तभी तो एंजाइम्स बना पाएंगे। क्योंकि आरएनए से ही इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, डीएनए से आरएनए को मिलती है, फिर अल्टीमेटली आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन ही है। प्रोटीन क्या फंक्शन करते हैं, एंजाइमेटिकली ही हमें अंदर फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इंटरफेस के? तो इसमें न्यूक्लियस इज क्लियरली सीन विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर होगी तो वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही होगी, तो इसके लिए सामने मैंने यूकैरियोटिक लिया है। और माइटोसिस, मियोसिस जनरली हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के लिए, बाइनरी फिजन, माइटोसिस, वो चीज़ें हम आगे डील करेंगे वैसे फर्दर। तो ये क्लियरली विजिबल होने का मतलब क्या है यहाँ पे?
इंटरफेज में मैंने बताया कि सेल नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन होने के लिए डीएनए मटेरियल होना चाहिए, न्यूक्लियस वहाँ पे होना चाहिए, न्यूक्लियोलस नामक चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे करना होता है, इसलिए सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं। क्रोमोजोम्स आर नॉट विजिबल। क्रोमोजोम्स यानी डीएनए कंटेंट जितना फर्दर कंडेंस होकर क्रोमोजोम मटेरियल में जाएगा उतना हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालने में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए ये क्रोमोसोम के फॉर्म में ना होते हुए ये किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं, अनकंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, और ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं। मतलब ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये पूरी तरह से जाल के रूप में फैले होते हैं, कंडेंस नहीं होते। कंडेंस अगर होंगे तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और इन्फॉर्मेशन से वहाँ पे डिक्टेट करना वहाँ पे आसान नहीं होगा, इसलिए किस फॉर्म में होते हैं, डी कंडेंस फॉर्म में होते हैं, अनकंडेंस फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ सिंथेसिस यानी कि जो भी प्रिपेयर करना है सेल के डिवीजन के लिए, वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन्स हो, एंजाइम्स हो, वो सब इंटरफेज के अंदर होगा। इसलिए इंटरफेज को दूसरा नाम क्या कहा गया है, इंटरफेज इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल या फिर कंप्लीट सेल की भी। न्यूक्लियस जैसे मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, और राइबोसोम का यहाँ पे ले सकते हो आप कंसिडरेशन में। न्यूक्लियस इफ प्रेजेंट इज क्लियरली सीन, न्यूक्लियस आपको वहाँ पे क्लियरली सीन दिखाई होगा। और ऑल यूजुअल सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब क्लियरली दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शनल सेल है ये एक्चुअली। अभी ये सेल क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सेंट्रोजोम इज विजिबल नियर द न्यूक्लियस। अब यही सेंट्रोजोम क्या होंगे, अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, बाद में पोल पे भी मूव करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें एम फेज के अंदर होती हैं। अब आगे बात करेंगे, ये जो इंटरफेज है और डिवीजन फेज है, ये किसके फेज हो गए, सेल साइकिल के, मतलब सेल साइकिल के फेज इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। इंटरफेज को ही फर्दर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो जो सिंथेसिस हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। मतलब ए नाम की एक्टिविटी हो रही है तो कहा G1 फेज में है, बी नाम की एक्टिविटी इंटरफेज के अंदर के तो S फेज में है, सी नाम की एक्टिविटी हो रही है तो हमने कहा G2 फेज में। ऐसी अब ए नाम की एक्टिविटी वो कौन सी है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इंटरफेज का G1 फेज में अब सेल मौजूद है। तो देखो गैप 1 फेज, सबसे पहली फेज आती है गैप 1 फेज, G1 फेज। इट इज़ द मोस्ट वेरिएबल फेज इन विच सेल परफॉर्म ऑल दोज फंक्शन फॉर विच आर क्रिएटेड, फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब इंटरफेज में ही पर्टिकुलर G1 नाम के फेज में सेल जिसके लिए बनाई गई है वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिपेयर करती है। बाद में फेज आती है यस फेज। ये यस फेज उन्हीं सेल्स के सेल साइकिल में देखने को मिलेगी जो फर्दर जाकर डिवाइड करेंगे, क्योंकि यस फेज वो श्योर शॉर्ट चीज़ है जिसमें यस फेज आई है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, इन्फॉर्मेशन डबल हो चुकी है, तो सेल को अल्टीमेटली डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब नॉर्मल फंक्शन सेल नहीं कर सकती, सेल जब डिवाइड होगी तभी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी। मतलब इंटरफेज के किस फेज में सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, सेल जिस फंक्शन के लिए बनाई गई है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो इंटरफेज का भी पर्टिकुलर एक G1 फेज है। यस फेज अगर होगा तो सेल श्योर शॉर्ट डिवाइड करेगी ही करेगी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। डिविजनली अगर बात करें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इसमें ही जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का जो धागा एक हुआ करता था अब वो पूरा डबल हो जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये दिस फेज इज सीन ओनली इन द डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग सेल्स के अंदर ही यहाँ पे ये फेज देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे इंटरफेज में 3 फेज हैं टोटल, तो ये थर्ड फेज है, तो ऑब्वियसली ये लास्ट फेज होगी। इसमें प्रोटीन्स एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, पर्टिकुलरली हिस्टोन सिंथेसाइज होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। हिस्टोन कुछ लोग G1 में बता देते हैं, G2 में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, हालांकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। और यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन G2 फेज के अंदर होता है। G1 फेज के अंदर अदर ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं, S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, और G2 फेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर के लिए बनाने, स्पिंडल apparatus बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो होता है। आरएनए रेप्लिकेट करता है, वहाँ पे आरएनए की कॉपीज बन जाते हैं, एंड फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल होगा तो वहाँ पे डुप्लीकेशन आपको देखने मिलता है। अब G1 फेज को थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ते हैं। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, इट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर द माइटोसिस। मतलब एक डिवीजन होने के बाद तुरंत जो डिवाइड होकर नई सेल बनी है वो किस फेज के अंदर होती है, इंटरफेज के G1 नामक फेज के अंदर होती है, इसलिए इसे पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट मतलब बाद का, माइटोटिक गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। माइटोसिस होने के बाद फर्स्ट जो गैप लेती है सेल, डिविजनली गैप लेती है, उसको हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज यानी कि G1 फेज कहते हैं। द लेटर G रिप्रेजेंट गैप को रिप्रेजेंट करता है,
किसके बीच में का गैप है ये? बिटवीन डिवीजन फेज एंड द स्टार्ट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। मतलब ये हम फेज आगे मैं बताऊंगा एक्चुअली किस गैप की हम बात करें। इट इज़ द मोस्ट वेरिएबल पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का ये मोस्ट वेरिएबल पीरियड है। एक डेटा है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेवी इनटेक ऑफ मेटल्स। मैंने बताया जीवन फेज में सेल फंक्शनली एक्टिव होती है, इनॉर्मस ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है सेल साइज के अंदर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। यस फेज में आगे जाना है जीवन फेज के बाद में, तो सारी यस फेज के लिए प्रिपरेशन कहाँ पे करनी पड़ती है? वो जीवन फेज के अंदर करनी पड़ती है। सेलुलर डिफरेंशिएशन स्पेशलाइज ऑफ अ सेल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन आल्सो ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब मान लो कोई ए नाम की सेल बनी है, लेकिन ए नाम की सेल को डिवाइड नहीं करना है आगे, इसको स्पेशलाइज होना है, इसको स्पेशलाइज होना है, सॉरी, इस सेल को जो है स्पेशलाइज होना है, तो वो सेल किस फेज में वो स्पेशलाइज होगी? एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ चुका है। वो किस फेज में स्पेशलाइज होगी? वो जीवन फेज में स्पेशलाइज होगी। मैं बता रहा था ए नाम की सेल है, ए नाम की सेल को हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना है, इसे ए डैश में कन्वर्ट करना है। मतलब इस ए सेल से इसका फंक्शन थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड वाला होना चाहिए, तो वो सेल किस फेज में होनी चाहिए? सारी चीज़ें जीवन फेज में होती है। सम सेल्स विच डू नॉट डिवाइड एट ऑल आफ्टर बर्थ। मतलब कुछ सेल डिवाइड ही नहीं करती, जैसे मैंने बताया उनकी लाइफ में डिवीजन फेज नहीं होती, तो उनका यस फेज भी नहीं आएगा उनकी ज़िंदगी में। एग्जाम्पल मेमेलियन नर्व सेल्स, स्केलेटल मसल्स। अब ये नर्व सेल डिवाइड नहीं करती। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि नर्व सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कब देखने को मिलेगा? तो बच्चे फॉर्म में लिख देते हैं कि यस फेज, और उनका अगले साल का फॉर्म आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। नर्व सेल जब डिवाइड ही नहीं करती तो उनके लाइफ में कभी यस फेज आएगा नहीं, तो यस फेज नहीं आएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो आपको फोर्थ ऑप्शन जो यूजुअली दिया रहेगा कि नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, तो वो आपको टिक करके आना है, यस फेज वहाँ पे टिक करके नहीं आना है। अगर सिंपली ऐसा पूछे कि एक डिवाइडिंग सेल अपना डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में कराती है, तो वहाँ पे आप यस फेज टिक करके आ सकते हो, सही होगा आंसर। और ये अभी मैं बता रहा था जीवन फेज के कुछ सेल डिवाइड नहीं करते, वो एंटर लाइफ अपनी जीवन फेज में ही स्पेंड करते हैं, वो एस फेज में एंटर नहीं करते। सच सेल्स आर सेड टू बी इन जी0 फेज। मतलब अभी ऐसे सेल्स जो जीवन फेज में हैं लेकिन फर्दर डिवीजन नहीं करने वाले हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइफ जीवन फेज में ही स्पेंड करने वाले हैं, तो हम उनको कहते हैं, उन सेल को जीवन फेज में रखते ही नहीं, एक नया नाम देते हैं जी0 फेज। मतलब जी0 फेज है ही जीवन का ही पार्ट, सही मायने में देखा जाए तो। लेकिन जीवन कहेंगे तो ऐसा लगता है जीवन होगा, फिर बाद में यस फेज आएगा, फिर जी2 फेज आएगा, तो खामखा एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं ऐसी सेल जो जीवन फेज में है लेकिन आगे कभी भी डिवाइड नहीं करेगी, तो उस सेल को हम कहते हैं कि अभी वो जीवन में नहीं है, जी0 फेज के अंदर है। जीवन को ही एक स्पेशल तरीके से जी0 कहा गया है, ये चीज़ आप समझो, क्वेश्चन स्टेट कही गई है। मतलब इसमें सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल आगे एस फेज के एंटर नहीं करेगी, सिर्फ हम इसे जीवन फेज में ना कहते हुए जी0 नामक एक नई फेज में सेल एंटर हो चुकी है ऐसा कहते हैं। है जीवन फेज में ही है, इंटरफेज के जीवन फेज में ही, लेकिन कहते हैं हम वो जी0 फेज में है। मतलब जीवन फेज ही डिसाइड करता है अल्टीमेटली सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। ड्यूरिंग जीवन फेज अ सेल में फॉलो वन ऑफ द 3 ऑप्शंस। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं? कंटिन्यू ऑन द सेल साइकिल एंड डिवाइड अगेन, मतलब जीवन से एच में जाए, डीएनए रेप्लिकेट कर ले, फिर जी2 में जाए, फिर डिवाइड करे, ये जीवन से ही डिसाइड होगा। या फिर स्टॉप डिवाइडिंग एंड एंटर जी0 स्टेट, जी0 स्टेट में एंटर हो जाए, डिवाइड ना करे, एस फेज में ना जाए। मे गेट अरेस्टेड टेम्परली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जीवन के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अरेस्ट हो जाए, मतलब जीवन पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वहीं पे रह जाए, और जब कंडीशन फेवरेबल हो तो वो सेल साइकिल के अंदर चली जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरी बात करेंगे एस फेज के अंदर। एस फेज इंपॉर्टेंट फेज है, एक्टिव सिंथेसिस होता है, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमें बनाना क्या है? डीएनए को पॉलीमराइज करना है, तो वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए, और अपने कंटेंट को सेल को क्या करना है? यहाँ पे डबल करना है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस इन दिस फेज एंड इज एग्जैक्टली डबल्ड एट द एस फेज। मतलब जीवन में अगर x मान ली जाए तो पूरा डीएनए कंटेंट यहाँ पे 2x हो जाता है, मतलब इनिशियली आप जितना मानोगे उसका पूरी तरह से यहाँ पे डबल हो जाता है। द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए थ्रेड इज कॉल्ड सिस्टर थ्रेड एंड इज रिमेन एसोसिएटेड विद द ओल्डर थ्रेड्स ऑफ डीएनए। मतलब ये अलग नहीं होता, ये पहले का थ्रेड है, मान लो क्रोमैटिड है ये, और ये दूसरा एस फेज के बाद में इससे चिपक के ही रहेगा पूरा, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर हम कहते हैं। एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए ही रहेंगे। ये भी पीरियड इसका वेरिएबल है, आप या चाहो तो याद कर सकते हो। तीसरा बात करेंगे जी2 फेज। इट इज़ द थर्ड फेज एंड लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की लास्ट फेज है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब अभी सेल को अल्टीमेटली एम फेज के अंदर जाना है, डिवीजन करना है, तो यहाँ पे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होना चाहिए। इन दिस फेज सेल कंटेंट डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, 4C लिख लो यहाँ पे। इनिशियली अगर हम 2C डीएनए कंटेंट मानते हैं तो इस फेज से गुजर जाने के बाद 4C डीएनए कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब जी2 फेज वो फेज है जहाँ पर
हर सेल का डीएनए कंटेंट डबल होता है, या फिर पर्टिकुलर एक सेल की हम डिवीजन में बात करते हैं तो एक सेल का डीएनए कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर वहाँ पे डबल मिलता है। सेल फाइनली प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सब्सिक्वेंट डिवीजन, मतलब आने वाले डिवीजन को सेल तैयारी कर चुकी होती है या फिर तैयारी G2 फेज के अंदर कर रही होती है। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईच क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स। पहले एक क्रोमैटिड हुआ करता था, इस फेज में उसकी कॉपी बन गई, एग्जैक्ट कॉपी। अब ये क्या हुआ, पहला एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड, इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। पहले ऐसे हुआ करता था, अब एक इसकी एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे बन गई। या फिर सीधे तौर पे दिखाऊं तो ये ऐसे हुआ करता था, बाद में उसकी कॉपी बन गई, ये सेंट्रोमेर से जुड़ गए। इसको पहले वाले को एक क्रोमैटिड बोलते हैं, दूसरे वाले को दूसरा क्रोमैटिड, मतलब ये हो गए ना एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड, आइडेंटिकल कॉपी एक दूसरे के होते हैं। किस फेज में बने हैं, इस फेज में। किस फेज में आपको ये एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, तो G2 फेज में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि डीएनए से रिलेटेड कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो 2C कंटेंट यहाँ पे 4C हो चुका होता है इस फेज के अंदर। अब हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो एक यहाँ पे मैं पिक आपको दिखाना भूल गया, तो ये पिक देखिए आप यहाँ पे। तो इसमें मैंने बताया G1 फेज, S फेज, G2 फेज और बाद में आएगा M फेज। G1 फेज के अंदर अगर सेल डिवाइड नहीं करना चाहती तो G1 फेज का ही एक स्पेशल फेज है, हम G1 उसको नहीं कहते, बस G0 फेज कह देते हैं, क्वेश्चन स्टेज कहते हैं। अगर सेल डिवाइड करने वाले हैं तो S फेज, बाद में G2 फेज एंड अल्टीमेटली M फेज। तो इस तरह से हमने इंटरफेज के बारे में जानकारी ले चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे M फेज। थैंक यू।